हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2 के बारे में। और ये कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़े थे, तो हम लोगों ने पढ़े थे महाद्वीप के बारे में। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब आज हम लोग पढ़ेंगे जलमंडल से, सीखे। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है पृथ्वी को? तो नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग क्या है? तो स्थल है। 71% भाग क्या है? तो जल है। और 29% भाग क्या है? तो स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है। क्या है? जलमंडल में जल की सभी रूप उपस्थिति है। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ और भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। खारा होने की वजह से क्या होता है, मानव के उपयोग में वो नहीं आ सकता है। वो पीने लायक या उपयोग करने लायक, वो यूज़ करने लायक नहीं रहता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल है, जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। क्या होता है? बहुत कम भाग है जो कि अलवण जल पाया जाता है, जो मनुष्य इसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। यही कारण है कि नीला ग्रह में रहने के बावजूद भी हम पानी की कमी महसूस करते हैं। क्या करते हैं? पानी की कमी महसूस करते हैं, ठीक है। चलते हम देखते हैं हम लोग महासागर के बारे में। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने महाद्वीप के बारे में देखे थे, उसमें स्थल एक दूसरे से क्या थे? तो जुड़े हुए नहीं थे। लेकिन ये महासागर जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मान के चलिए ये महासागर है, ये महासागर, लेकिन ये महासागर किसी न किसी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। महासागर जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं, महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां है। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर है। कितने महासागर है? तो ये 5 महासागर है। और 5 महासागर का नाम क्या क्या है? तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। कितने महासागर है? तो 5 महासागर है, ठीक है। 5 महासागर है। तो चलिए अब हम लोग एक करके डिटेल में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर क्या है? तो सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला है। कितना? तो 1/3 भाग में फैला है। पृथ्वी के सबसे गहरा भाग मरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में। और कितना गहरा में है? तो 11,022 मीटर, ठीक है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। क्या है? तो लगभग ये वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया और उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। कौन कौन सा? तो एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए, जो अभी चित्र में हम लोग देखे थे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। कौन सा? तो अटलांटिक महासागर। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंद्रुति
है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थित है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। अब ये दंतुरित तटरेखा क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कटी फूटी है इसी को बोलते हैं दंतुरित तटरेखा। ठीक है। हिंद महासागर, अब हम लोग कहाँ आ गए, तो हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजा है। क्या है, लगभग त्रिभुजा है। जैसे अटलांटिक महासागर अंग्रेजी अक्षर का एस अक्षर के जैसा है और प्रशांत महासागर वृत्ताकार है और हिंद महासागर त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। क्या है, तो पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। क्या करता है, अंटार्कटिका महाद्वीप है जो बर्फ़ ही बर्फ़ जमा रहता है, वहाँ पर मानव निवास नहीं करते हैं, तो वहाँ पर उसको क्या करता है, तो दक्षिणी महासागर चारों ओर से उसे घेरता है और यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर के और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला है। ठीक है। अब हम लोग लास्ट देखते हैं, अंटार्कटिक महासागर उत्तर ध्रुवीय वृत्त से में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुवी के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिल्ले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़े हैं, एकदम छिल्ले है वहाँ पर। ये क्या है, तो जुड़े हुए हैं किससे, तो प्रशांत महासागर से जुड़े हुए हैं। कौन सा सागर, तो आर्कटिक महासागर। ठीक है, जिसे बेरिंग जलसंधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका, उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। तो चलिए एक मर्तबा हम लोग चित्र को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये हो गया दक्षिणी महासागर। ठीक है, और ये हो गया हिंद महासागर। ये क्या हो गया, हिंद महासागर हो गया, जो कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। ठीक है, ये हो गया अटलांटिक महासागर जो अंग्रेजी अक्षर के एस के समान है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, तो आर्कटिक महासागर है, ये उत्तरी ध्रुव में है। ठीक है, ये है प्रशांत महासागर। ठीक है, जो वृत्ताकार है। क्या है, वृत्ताकार है। यहाँ पर देखिए ये पूरी तरह से, यहाँ पर देखिए इसके बाद इधर है कौन सा, तो दक्षिण अमेरिका, इधर उत्तरी अमेरिका। ठीक है, अब यहाँ पर देख लिए। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे वायुमंडल के बारे में। ठीक है, हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है। क्या है, हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल की वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। क्या करते हैं, जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाते हैं। कुछ ऐसे सूर्य से हानिकारक जो आने लगते हैं उससे ये बचाते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ तक का ऊंचाई कितना है, तो 1600 किलोमीटर की ऊंचाई है। ऊंचाई तक ये क्या है, तो फैला हुआ है। ठीक है, वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। कितने परतों में बांटा गया है, तो 5 परतों में बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए, तो पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए कौन कौन सा है, तो ये क्षोभ मंडल है सबसे शुरू में। उसके बाद है समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ठीक है, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। तो देखिए आप यहाँ पर देखिए, ये है क्षोभ मंडल। इसमें मौसम के संबंधित जितने भी कोहरा हो गया, बादल हो गया, ये सारी चीज़ कहाँ पाया जाएगा,
द्वितीय क्षोभ मंडल में पाया जाएगा, ठीक है, जो कि 13 से 18 किलोमीटर की दूरी में है, ऊंचाई में है। उसके बाद यहाँ से फिर जाएगा समताप मंडल। समताप मंडल में हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए बहुत ही अच्छा आदर्श माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर मौसम घटनाएं संबंधित नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये है मध्य मंडल। मध्य मंडल में उल्का पिंड जो आता है उसे गिरने ज़मीन पर आने से, पृथ्वी पर आने से इसे रोक देता है और वहाँ पर जला देता है, ठीक है। उसके बाद है आयन मंडल। इस आयन मंडल में रेडियो तरंगे के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। उसके बाद ये बहिर्मंडल है। ये बहिर्मंडल है, ये हल्का गैस से बना हुआ है और ये अंतरिक्ष में तैरते रहता है, ठीक है। ये चीज़ समझ गए हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट है वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है। वायुमंडल किस चीज़ का बना है? तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 90% भाग, आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि मात्र 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है। क्या है? ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्रणालियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन क्या चीज़ के लिए आवश्यक है? तो प्रणालियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ा गया ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। क्या रहती है? जिससे तो पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में विभिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व के कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं क्या होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन कमी हो जाता है, तो वो अपने सांस लेने के लिए सिलेंडर ले करके जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक व्यक्ति है जो कि ये ऊपर जा रहे हैं, लेकिन इसमें क्या क्या है तो सिलेंडर ले करके जा रहे हैं, ठीक है। अगर सिलेंडर ले करके नहीं जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, सांस लेने में बहुत ही मुश्किल होगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, तो वायुमंडल है। ये 13 चीज़ वायुमंडल है, ठीक है ना। धरती से ऊपर जो क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, ठीक है। अब ये स्थल मंडल है, ये जल मंडल है। अब इन सारे चीज़ों को मिला करके क्या हो गया, तो जयमंडल हो गया। क्या हो गया? तो जयमंडल हो गया, ठीक है। अगर इनमें से में अगर कोई एक कमी रहेगा तो वहाँ पर जीवन नहीं हो सकता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान भी घटता जाता है। क्या होता है? ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान भी घटता जाता है और वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। वायुमंडल क्या करता है? तो पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। तो अब हम लोग चलते हैं जीवमंडल पर। हम लोग जलमंडल पढ़ने हैं, अब हम लोग चलते हैं जीवमंडल पर, ठीक है। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। क्या है? वह भाग है जहाँ पर जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीव तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों की आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से एक जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। जीव मंडल के
को मुख्य दो भागों में जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। कितने भागों में? तो दो भागों में, ठीक है। और कौन कौन से? तो जंतु जगत और पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में क्या है? तो पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों की काटा जाए तो इससे ढालू भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। जैसे ये ढालू है, ठीक है, ये एक ढालू खेत है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर ये क्या है? तो पेड़ है। अब इस पेड़ को अगर काट दिया जाए तो ये ढालू है, तो अगर बारिश हो जाएगी तो पानी आएगा तो ये ढालेगा तो ये मिट्टी नीचे ही ना आएगा। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। क्या हुआ? तो कुछ भाग पानी में डूब गया। झील तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मनुष्य के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। क्या करता है? ये दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। औद्योगिक, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापमान कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों को सीमित उपयोग की आवश्यकता है। क्या है? तो सीमित उपयोग की आवश्यकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतने हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा वीडियो हमेशा मिलते रहेगा और बहुत जल्दी PYQ भी कराने वाले हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।